हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में ज़ोरों शोरों से व्यस्त होंगे, क्योंकि अब समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। तो आज जो मैं करने वाली हूँ, तो टॉपिक मैं नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि मैंने मैराथन कंटेंट वाइज करा दी है 2 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगी रिवीजन के पर्पज़ से भी, और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है और उनको समय नहीं मिला है अभी तक पढ़ने का, तो उनके लिए भी बहुत ही रामबाण होने वाली है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़े से क्वेश्चन लाई हूँ मैं आपके सामने। ज़्यादा नहीं लाई हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन लाने से आप लोग बोर भी हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन जो कि PYQ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सीखता है सबसे बेहतर। तो कैसे सीखता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है अमूर्त तरीके से, ऑप्शन बी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से, ऑप्शन सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी है निष्क्रिय नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक के बालक की बात हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जीन पियाजे की अगर आपने अभी तक क्लास नहीं की है तो कर लीजिएगा, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंद्रियों के प्रयोग से, क्योंकि जन्म से 2 साल तक बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही सीखता है। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर देखिए सी दे रखा है। वही अगर क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो यहाँ पे समाजीकरण की बात हो रही है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की बात हो रही, तो कब होता है देखते हैं। ऑप्शन ए है पूर्वावस्था के दौरान, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में, यहाँ पे ऑप्शन डी है किशोरावस्था के दौरान। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक जो विकास है वो सबसे जटिल और सबसे गहन कब होता है, समाजीकरण सबसे अधिक और जटिल, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको पहले ही दिख गया है। खैर, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने जो है तो संघर्ष और तूफान की भी अवस्था कही है, और इसमें जो है बहुत ही तेज़ी से विकास होता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, या चाहे जो है जिस लेवल पे हो। इस एज में, इस अवस्था में जो है कई विकास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि कह रहा है कि आनुवंशिकता को कहा जाता है सामाजिक संरचना मानना। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, गत्यात्मकता डायनेमिक होती है क्या? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है स्थिर, ऑप्शन सी कह रहा है प्राथमिक, और ऑप्शन डी आपका जो कह रहा है वो है गौड़। तो यहाँ पे देखते हैं कि आनुवंशिकता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका स्थिर, ये स्टेबल होती है और वे एक वक्त के बाद जाते ही रुक जाती है। अब ये आपके लिए कमेंट क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आनुवंशिकता जो है विकास का हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट में करके दीजिएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि स्थिर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध हो, क्या संबंध हो, चलिए देखते हैं। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संरचनावादी, ऑप्शन सी संज्ञानवादी, ऑप्शन डी विकासवादी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, जो कि एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय, है ना, अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है संरचनावादी, ऑप्शन सी संज्ञानवादी, ऑप्शन डी है आपका विकासवादी। तो यहाँ पे बात अवलोकनीय या अनुकरण की हो रही है, जो हम देख के सीखते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है व्यवहारवादियों की, व्यवहारवादी द्वारा का मतलब आधारित है ना, ये सिद्धांत जो है संबंध रखता है व्यवहारवाद से कि अवलोकनीय व्यवहार पर जो कि आधारित है सीखने का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पे भी आंसर आपका ए ही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित कौन सा नहीं करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण और जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है वो है आपकी नहीं करता है। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा पेपर टाइम भी, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन इतनी हड़बड़ी में जल्दी में पढ़ लेते हैं कि जो है नहीं और हाँ, असत्य असत्य में मतलब अक्सर गलती करते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समानता और अंतर देखने और सादृश्यता साबित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। क्या ये नहीं होगा? विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना। क्या ये होगा? परिघटना या उदाहरणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। क्या ये होगा? डी, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने और उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो यहाँ पे जो नहीं होगा, तो यहाँ पे पूछा है कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो ऑप्शन ए जो है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता साबित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। क्या ये समझ के स्तर को प्रदर्शित नहीं करता? बिल्कुल करता है। वही अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन सी है कि परिघटना या अवधारणा को अपने शब्द में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा संबंध रखता है। वही अगर डी है तो नियम को कैसे काम करता है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना है ना। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा जो कि आपके सामने है। ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं ही पूछा गया था तो नहीं ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? फिर देखिए यहाँ पे नहीं वाली बात आ जाती है, तो नहीं को ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। क्या ये होगा? ऑप्शन बी है वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं। क्या ये हुआ? वे हमेशा सफल होते हैं। क्या ये होगा? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो जो नहीं है विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए जो नहीं होगी वो ये होगी कि वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है आंतरिक रूप से अगर अभिप्रेत है तो हमेशा सफल ही हो, कभी कभी वो असफल भी हो सकता है। बाकी के ऑप्शन है कि उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, ये भी बात तो उस पर सही है। और वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। जब आप अंदर से आप देखिएगा कि जब आप अंदर से मोटिवेट होते हैं तो आप कितने फुर्तीले हो जाते हैं, आप में पता नहीं कहाँ से दुनिया भर की एनर्जी आ जाती है किसी काम को करने के प्रति ना। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये हमेशा सफल होते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर आपका सी ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है चाहे वो बाह्य रूप से प्रदर्शित अभिप्रेत हो या आंतरिक रूप से कि वो हमेशा असफल ही हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है वो आपके सामने ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली वो की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो विशेष ध्यान के लिए ऑप्शन ए जो कह रहा है आपका, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ऑप्शन बी उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन सी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। और ऑप्शन डी है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो क्या नहीं होगा? तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशालियों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा आंसर होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ बच्चों को विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग ही कर दिया जाए, है ना। ऐसा नहीं होगा और नहीं ही पूछा है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन यही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? फिर यहीं पे क्वेश्चन आंसर हमें लग रहा नहीं की ये लाइन हूँ मैं तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन बी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन सी है वर्ड एवं शब्दों में पहचानने की कठिनाई। या ऑप्शन डी है
पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई है ना, ये जो है पठन कठिनाई का हिस्सा नहीं होगा, यह नहीं ही पूछा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी देखिए यही दे रखा है। वही क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी सिकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। ऑप्शन बी है स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन सी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो यहाँ पे जो आत्म नियम की ओर संकेत करता है वो क्या करता है? तो यहाँ पे जैसे कि विद्यार्थियों शिकायत द्वारा बनाए गए नियम विनियम, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वानुशासन और स्वनियंत्रण, तो ये तो आत्मनियमन की ओर संकेत करता ही है। और अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता, जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा, यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर पूछा गया है, जो कि आंसर नंबर सी है आपका, ठीक है, कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। वही अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आंसर सी ही दे रखा है। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे जो है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो क्या ऐसा माना जाएगा? ऑप्शन बी है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, अनलर्निंग। ऑप्शन सी है सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ऑप्शन डी है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है अनुभवों के परिणामस्वरूप घटित होती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा, तो जो नहीं माना जाएगा वो होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना, ठीक है। तो ये नहीं माना जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ भी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैंने देखा है। क्लास अच्छी है कि क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, आप नहीं बताते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। मुझसे इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है ना, और उसमें मैं सुधार करने के लिए तत्पर रहूँगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? ऑप्शन ए सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन बी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन सी अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। ऑप्शन डी है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आंसर होगा आपका डी, है ना। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षिका शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। क्वेश्चन पूछा ही गया है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि रचनावाद से क्या तात्पर्य है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल दिया जाता है कि शिक्षार्थी उसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है ना। देखिए यहाँ भी ऑप्शन डी ही दे रखा है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ऑप्शन ए परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य हो। क्या ऐसा है? ऑप्शन बी पास लेटर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्या ऐसा है? ऑप्शन सी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है, बहुत विलक्षण है। क्या ऐसा है? या ऑप्शन डी बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की बात की गई है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात की गई है। तो क्रिएटिविटी से तात्पर्य है आपका पार्थ लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी ही दे रखा है ना। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो कि 13 है वो कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास। ऑप्शन बी है सामाजिक विकास। ऑप्शन सी है संवेगात्मक विकास। या ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जैसे यहाँ पे आपकी बात अवधारणाओं की हो रही है, तो अवधारणाओं से आप समझ गए होंगे कि यहाँ बुद्धि की बात की जा रही है, ठीक है। बौद्धिक विकास यहाँ पे होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी दे रखा है, ये देखिए। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो किस तरह भिन्न होते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए विकास क्रम में।
ऑप्शन बी विकास की सामान्य क्षमता, ऑप्शन सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, ऑप्शन डी विकास की दर। तो यहाँ पे व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसमें भिन्न होते हैं? विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों या विकास की दर में। तो चलिए इसका तो यहाँ पे जो आंसर इसका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, विकास की दर में। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी आंसर यही दे रखा है। वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपसे कह रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है या कथन है। ऑप्शन ए है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। क्या ऐसा है? तो ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो आपका होगा जो कि महत्वपूर्ण आवश्यकता पूछी गई, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण अवस्था है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है ना। आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में कैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास होता है एक साथ, है ना। तो ये जो है अंतर संबंधित है, तो यहाँ पे भी आंसर आपका बी ही है। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसकी पुर्जी को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऑप्शन बी है उसे समझाएंगे खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। या ऑप्शन सी इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं सोने देंगे। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा इरफान को खिलौने से कभी भी खेलने नहीं देंगे, है ना। या जो है ऑप्शन डी है कप्स पर हमेशा नज़र रखेंगे, या उस पर, है ना, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट है तो आपको समझ में आ गया होगा कि बात यहाँ पे हो रही है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जी को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है ना। तो पुर्जी को अलग अलग कर देता है से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि बालक जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। तो जिज्ञासु यहीं पे सबसे ज़्यादा दिखने को मिला है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि उसकी पुर्जी को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, यानी कि वो जिज्ञासु है, वो उस खिलौने के भीतर देखना चाहता है कि यह किस किस चीज़ से और इसमें किसके भीतर क्या क्या है ना। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उसका ए होगा। ये देखिए यहाँ पे भी ए ही आंसर होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को सदा शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या करता है? बच्चे के विकास के सिद्धांतों को जो है शिक्षक की सहायता करता है, सदा शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को पढ़ाना चाहिए या चित्त स्थापित करने में पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे है शिक्षार्थियों को पढ़ाना, है ना, चाहिए यह चित्त स्थापित करने में। या ऑप्शन बी है आपका शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों के प्रभावी रूप में संबोधित करने में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो गया है, माफ़ करिएगा। संशोधित करने में या शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। या ऑप्शन डी है आपका शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बच्चे के विकास सिद्धांत को सदा शिक्षक की सहायता करता है, किस में करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के प्रभावी रूप को संबोधित करने में, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर बी ही बता रहा है। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन बी है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन सी है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है जो कि आपको समझ में वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका
ऑप्शन नंबर सी होगा। ये देखिए, वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पे पुरुष नहीं है, ठीक है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी सही हो सकता है। तो यहाँ पे यह कथन जो है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या जो है आपके लिए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा ए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, या किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन बी है आकलन का सीखना मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या आप सीखने का आकलन, या जो है आपका सीखने का आकलन मतलब या सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर पे जो बात होगा वो होगा आपका सीखने का आकलन, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, सीखने का आकलन। तो यहाँ पे क्योंकि भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। तो जो ऑप्शन सी है सीखने का आकलन। तो यही आपके क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो 20 क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लाई थी। ज़्यादा मैंने सोचा कि आपको पढ़ा पढ़ा के बोर ना किया जाए, क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, रिवीजन भी करना होता है। तो इसलिए जो है मतलब आपने पढ़ लिया ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे मैराथन मैंने करवाई है, डिटेल्स वीडियो भी कराई हैं, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगी। और एक PYQs की मैराथन भी मैंने डाल रखी थी, और जो है इस समय जो मैं PYQs करा रही हूँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने के पर्पज़ से, और मतलब ये भी पता लगाने के पर्पज़ से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके करना होता है। अगर आपने हल्का सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि कहने को तो ये जो है छोटे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। जैसे कि सीटेट पे ही ले लीजिए कि कितने लोग फेल होते हैं ना, कितने कम लोग पास होते हैं। हर बार ऐसा ही होता है कि जो है कहीं रिजल्ट आ रहा है 6%, तो कहीं कितना आ रहा है, तो कहीं कितना आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, या कहिए या PYQs के साथ कहिए या टॉपिक के साथ कहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आया है अभी तक, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो टॉपिक समझा दूँगी पेपर से पहले, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े। और आप ये भी बताइएगा कि आपको और क्या क्या पढ़ना है अभी, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो क्या कराया जाए, PYQs ही कराऊँ या टॉपिक कराऊँ या क्या कराऊँ, तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।